ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं। स्वागत है आप सभी का टीएंस इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में। और अगेन आज आप जितने भी लोग हैं हमारे बीच में कनेक्ट, आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको हेल्थ डिजीज के नाम से जाना जाता है। हम और आप जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स यहाँ कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्क तो हेल्थ डिजीज पे ही कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं होने की वजह से या सही जानकारी नहीं होने की वजह से, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम चीजों को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर हम हेल्थ डिजीज को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, या फिर हम हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाते, ठीक नहीं कर पाते। नॉलेज की कमी है, और साथ में आपको किस तरीके से ठीक करना है लोगों को, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है आज जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं। और आज हमारे साथ एक शानदार लीडर हरदोई से कनेक्ट हैं, संजीव सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, संजीव सर ऑलरेडी कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। उसके साथ साथ संजीव सर ने टीसीएम के रिगार्डिंग बहुत सारा नॉलेज को लिया हुआ है, टीसीएम के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है। एक्ो लाइफ एक्यूपंचर के ऊपर, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस को किया हुआ है सर ने। मल्टीपल तरीके के नॉलेज को गेन किया है। तो जितने भी लोग आज अब हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज अगेन आपको ये सीखने को समझने को मिलेगा कि कैसे आप एक्यू लाइफ को, या फिर कैसे आप हेल्थ डिजीज को, या फिर आप टीएन्स के प्रोडक्ट्स के जरिए किस तरीके से रिकवर कर पाएंगे लोगों को, और बिजनेस कैसे कर पाएंगे। बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपको सीखने को समझने को मिलने वाली है। तो ऑलमोस्ट समय हो चुका है, तो समय को ना खराब करते हुए संजीव सर गुड मॉर्निंग, हम स्टार्ट करें। अनम्यूट कर लीजिए संजीव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हम स्टार्ट करें सर। बिल्कुल स्टार्ट करिए सर, मैं रेडी हूँ। यस, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी की जोरदार तालियों से मैं संजीव सर को एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग संजीव सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Most Morning, sir. welcome. Welcome. Most welcome. Welcome, sir. Welcome. Good morning. क्यों आप सभी का। संजीव सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, गुड मॉर्निंग। संजीव सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ सर, वॉइस आ रही है आपकी। आ रही है आवाज हमारी? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। एचएसटी पैनल पे सभी लोगों को, जितने लोग हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनको सबको एक बार गुड मॉर्निंग। और अभी आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया और पैनल, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बेसिकली अभी तक जो मेरा अभी बीच में नहीं हो पा रहा था, और मैं कुछ समय बाद ये सेशन ले रहा हूँ। तो आज मैं ये सेशन जो है थोड़ा सा डिजीज को लेकर के करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें डिजीज की जानकारी होनी चाहिए, कि अगर हम किसी अपने किसी प्रोस्पेक्ट के पास किसी समस्या को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उस समस्या के बारे में हमें कितनी नॉलेज है और हम उसे क्या अपडेट्स दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने एंटीऑक्सीडेंट्स या हमारे जो टियान्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, और कैसे उसे ये विश्वास दिला सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की मदद से आप कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे जो है आप इसे कर सकते हैं। तो इसमें आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, और वो देखी जाए तो वो हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से होने वाली सर्वाधिक मौतें पूरे विश्व में होती हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो सबसे ज्यादा जो लोग मारे जाते हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मारे जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज मैं थोड़ा सा सेशन इस पर करूंगा, और कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स डिजीज से रिलेट कर सकते हैं, और क्यों टीएंस जो है एंटीऑक्सीडेंट को फोकस करती है, कि हमें हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का जो स्तर है, या जो मतलब मात्रा, वो ज्यादा से ज्यादा क्यों होनी चाहिए, और कि इसके होने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, इन चीजों में आज बात करूंगा। तो सबसे पहले आज जो मेरा टॉपिक है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या इसे हार्ट अटैक भी आप समझ सकते हैं, कि हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को आज मौत का कारण
कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लिए बहुत घातक है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से चीजें होती हैं, उन्हीं पर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको लोग चेतावनी भी देते हैं, या आपके चिकित्सक आपको सलाह भी देते हैं, या जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वो भी आपको आगाह करते रहते हैं कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर को जो है नियमित रखने की या उसके स्तर को कम रखने की आवश्यकता है। ये आपको चेतावनियां अक्सर मिलती रहती हैं लोगों के द्वारा से कि आप जो है अपने उसको सही रखें। लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल दरअसल एक मोमी टाइप का पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, जो कि इसे लिपिड या वसा भी हम मतलब फैट भी कहते हैं ये। और इसका काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है हमारे शरीर में? बहुत अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। कोशिकाओं की जो संरचना होती है उसमें से सेल मेम्ब्रेन है, उसको बनाने का काम करता है। और हमारी कोशिकाओं की या हमारी धमनियों की सफाई करने का काम करता है। इसमें मुख्य दो कोलेस्ट्रॉल जो हम आप सभी जानते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और दूसरा एलडीएल है जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और एचडीएल को एक अच्छा यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं जो सभी लोग लगभग जानते हैं, और इसको करना जरूरी भी है कि जो आपका हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन यानी जो लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल है ये अच्छा है, और एलडीएल जो है वो एक खराब कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे शरीर को नुकसान करता है। और ये सारी चीजें आपको हमेशा बताई जाती हैं। तो अब देखें अगर हम कि अगर हृदय के घात के पीछे अगर हम सिद्धांत को देखें तो आपको ज्यादातर यही जरिया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर को सामान्य रखने की आपको जरूरत है। लेकिन अभी तक जो हमने बात की ये एक सामान्य बात थी और एक ऐसा ज्ञान था जो हमें आज सभी देते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। अब मैं इसके विपरीत एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो एक गंभीर सूजनकारी बीमारी है, एक गंभीर सूजनकारी बीमारी है। अब ये देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल एचडीएल, एचडीएल की बात हम नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि उसको तो हमने अच्छा कोलेस्ट्रॉल मान लिया और सारी चीजें जो है वो एलडीएल पर आकर के टिकती हैं कि एलडीएल एक जो है खराब कोलेस्ट्रॉल है। देखा जाए तो जो हमारे शरीर में बनने वाला प्राकृतिक रूप से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल कभी हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, कभी भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि कोलेस्ट्रॉल देखा जाए जब इसे बनाया, मतलब हमारे शरीर में प्रकृति ने इस कोलेस्ट्रॉल को बनाया, तो कभी भी यानी आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने या प्रकृति ने हमारे शरीर में जो कुछ भी बनाया वो कभी भी गलत या खराब नहीं बनाया। लेकिन ये खराब क्यों होता है और इसको मुख्य जरिया आज क्यों मानते हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये क्या करता है, ये इसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। ये बात हमें जानने की आवश्यकता है कि अगर हम एचडीएल के बिना नहीं जीवित रह सकते तो हम एलडीएल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स को बनाने का काम करता है और ये जो है कई प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में या सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में ये एलडीएल काम करता है। लेकिन ये खराब क्यों हो जाता है? खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला फ्री रेडिकल यानी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, इसको ऑक्सीकृत कर देते हैं, यानी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। आगे ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको हम आगे समझेंगे। तो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं।
ऑक्सीडाइज करने की वजह से ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए ये घातक हो जाता है। और घातक हो जाता है तो जो स्वतंत्र तत्व हैं यानी जो फ्री रेडिकल हैं वो इसको बदलते हैं और इसको ऑक्सीकृत करना जब शुरू करते हैं तो बदला हुआ कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे लिए घातक हो जाता है। और अब आप समझिए, अगर अगर आपके शरीर में, अब देखिए आप यहाँ से रिलेट करते जाइए एंटीऑक्सीडेंट को, कि इसमें हम आगे अपने एक प्रोडक्ट पे बात करेंगे जिसको आप मतलब हृदय के जो भी हार्ट के जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो ये जो है, अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये आपका जो प्राकृतिक जो नेचुरल तरीके से एलडीएल हमारी बॉडी में बनता है उसको फ्री रेडिकल ऑक्सीकृत नहीं कर पाएंगे, जिसकी के चलते ये हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब ये जब बदल जाता है तो ये क्या नुकसान करता है? तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में कुछ सूजन, अगर हम सूजन की बात करें तो जैसे शरीर में सूजन हाथ पैर में होती है, अन्य अंगों में होती है, यानी इंटरनल अंगों में जो इन्फ्लेमेशन होता है, सामान्य सूजन वो भी हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर सामान्य वही सूजन होती है। अच्छा, एक चीज और भी है, इसके लिए सिर्फ आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जिम्मेदार नहीं है। अब सूजन की बात आई, अभी तक जो जरिया था वो कोलेस्ट्रॉल था, हम बात कर रहे हैं कि हृदय रोग जितने भी हैं यानी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैं वो एक गंभीर सूजनकारी बीमारियां हैं। तो ये सूजनकारी बीमारियां कैसे बनती हैं, कैसे ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तविकता में देखा जाए, वास्तविकता में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100% जवाबदेह नहीं होता। आपकी हार्ट की अंदर आर्टरीज में स्वेलिंग लाने के लिए ये 100% जिम्मेदार नहीं होता। इसके पीछे कुछ चीजें और होती है, जैसे आप धूम्रपान कर रहे हैं, या आपको कोई नशे की लत है, आप कोई अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आपका भोजन जो है वो ज्यादा फैटी है, आप बहुत ज्यादा वसायुक्त भोजन का सेवन कर रहे हैं, और इसमें एक घटक, एक कारक आपका डायबिटीज का इतिहास, अगर आपके को शुगर डायबिटीज की बीमारी है तो ये भी आपके शरीर में आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एक सूजन पैदा करने का काम करती है। अब आप समझेंगे कि जो ये सूजन आपके शरीर में होती है, इसकी जो मतलब आर्टरीज में जो सूजन स्वेलिंग आती है, इसके भी 3 चरण होते हैं। तो हमें सबसे पहले इन चरणों को समझने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे ये धीरे धीरे जो पहले तो क्या होता है कि वो ऑक्सीकृत होता है, यानी वो एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल में जो प्राकृतिक है वो खराब नहीं है, लेकिन जब वो बदल जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तब वो खराब हो जाता है। अब ये क्या करता है, अब अगर हम समझें तो अगर कोरोनरी आर्टरीज के अगर हम स्ट्रक्चर को समझें तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही धमनी के अंदर एक बहुत ही बारीक सी पतली सी परत होती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम एक ऐसी परत है, और इसमें एक और परत होती है, ये 2 परत होती है इसमें, एक होती है एंडोथेलियम और उसका निचला जो सतह होती है उसको हम कहते हैं सब एंडोथेलियम। तो जो सब एंडोथेलियम है इसको हम समझते हैं। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसका काम क्या है, ये जो है ऑक्सीकृत जो आपका एलडीएल है, ये जो है आपके, अच्छा इसमें एक चीज और भी है आपको समझना पड़ेगा, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसके साथ एक और पदार्थ है जो इसको हम देखेंगे, ये इसमें 3 चीजें आ गई। एक चीज, एक तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा आपका ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स का होना, और तीसरी एक और चीज है उसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। होमोसिस्टीन हमारे ये क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। होमोसिस्टीन हमारे शरीर में बनता है, हमारे शरीर में बनता है, कैसे बनता है, एक अमीनो एसिड है, मेथोनाइन करके इसका नाम होता है। तो ये जो अमीनो एसिड है दरअसल ये कहाँ पाया जाता है, ये अमीनो एसिड ज्यादातर अंडा है, दूध है, या आपके मांस है, या फिर सफेद आटा है, इन चीजों में ये ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी मेथोनाइन की बात करें, जो एमिनो एसिड है, ये हमारे शरीर को चलाने में, हमको जीवित रखने में भी एक अच्छी भूमिका अदा करता है। लेकिन ये क्या करता है, जब ये हमारे शरीर में आकर के ऑक्सीकृत होना शुरू हो जाता है तो क्या करता है, ये होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे तत्व जो होते हैं एक साथ मिलकर के क्या करते हैं कि जो आपकी सब एंडोथेलियम है, अच्छा इसका जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल,
नेचुरल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसकी एक खूबी होती है, ये जो होता है कि आपके सब एंडोथेलियम और एंडोथेलियम के बीच से ये पास आउट हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन जब ये ऑक्सीकृत हो जाता है तो क्या करता है, ये वहां पर फंस जाता है और फंसा फंसा ये वहां पर क्या करता है, उस धमनी को उत्तेजित करना शुरू करता है। अच्छा, अगर हम एंडोथेलियम की बात करें तो ये एक ऐसी सतह होती है जो बहुत ही बारीक होती है, हल्का सा खिंचाव आने पर ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी नुकसान इसमें हो जाता है। तो ये पहला चरण समाप्त हो जाता है। यानी क्या हुआ कि आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत किया गया, किसके द्वारा, फ्री रेडिकल्स के द्वारा। वो आपके शरीर में उसने जाकर के सब एंडोथेलियम और उसके बीच में वो फंसने से उन्होंने क्या किया, उसको दबाव देना शुरू किया और दबाव देने से उसमें कुछ न कुछ टूट फूट या कुछ क्षति होनी शुरू हो गई। यानी पहला चरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण जो शुरू होता है वो जो एंडोथेलियम क्षेत्र है उसमें जो ऑक्सीकृत जो भी ये सब होते हैं, अपने क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये जो चीजें फंसी हुई हैं। लेकिन शरीर के पास क्या है, शरीर के पास एक सुरक्षा तंत्र है। शरीर क्या करता है, कुछ सफेद कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में जिनको हम मोनोसाइट्स बोलते हैं। ये मोनोसाइट्स को शरीर भेजता है। इनका काम होता है कि आप वहां पर जाइए और जाकर के जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीकृत जो कोलेस्ट्रॉल है जो फंसा हुआ है वहां पर, उसको आप खींच के बाहर निकाल दीजिए, जो कि उसको क्षतिग्रस्त कर रहा है, आपके उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको, अब मोनोसाइट्स जो है वो उनको खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करती है। अगर ये प्रक्रिया सही हो जाती है, मतलब अगर ये काम करने में मोनोसाइट्स सफल हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है कि मोनोसाइट्स के सफल हो जाने से क्या होता है कि वहां पर चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जब आपका जो ऑक्सीकृत एलडीएल है वहां पर जाकर इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है कि मोनोसाइट्स क्या होती हैं, वो छोटे छोटे कणों को बाहर निकालने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन पूरी तरीके से निकाल पाने की वजह से वहां पर धमनी जो होती है, यानी जो आर्टरी है, वो मतलब टाइट होना शुरू हो जाती है, यानी उसमें कड़ापन आना शुरू हो जाता है। और यही चीज जो है जन्म लेती है आपके उसको क्या कहते हैं, आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज की शुरुआत की लेती है। अब इसका तीसरा चरण क्या है? अब तीसरा चरण ये है कि अब जैसे मान लीजिए जो हार्ट, अब तीसरा चरण होता है जहां पे हार्ट अटैक किसी को हो जाता है। यानी वहां पर जब धमनी होती तो ये प्लेलेट्स होती हैं, वहां पर आकर के जमा होना शुरू हो जाती हैं, और जब जमा होना शुरू हो जाती हैं तो वो एक उभार पैदा करती है और धमनी को सकरा करना शुरू कर देती हैं। तो यानी ब्लड को वहां से पास आउट होने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य है, एक प्रक्रिया हुई, एक प्लग बन गया। लेकिन वो जब तक प्लग बना रहेगा तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी जो ये गंभीर सूजन जो वहां पर उत्पन्न हो गई और जो बीमारियां वहां पर पैदा हो गई, तो जब वो परत मोटी हो गई धमनी की और वहां से ब्लड का पास आउट होना कम हो गया, यानी निकल नहीं पा रहा, तो क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव तनाव वहां पर भी रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो छोटे छोटे प्लग बन जाते हैं, जब वहां पर ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ने लगता है और बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो प्लग फट जाते हैं। और वो जैसे ही प्लग फटता है तो वो क्या करता है, धमनी को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर देता है, यानी धमनी को बंद कर देता है। और हार्ट के उन पार्ट्स को जो रक्त पहुंचना चाहिए वो रक्त वहां पर पहुंचना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको, यानी मरीज को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी देखें, कई शोध इस बात को बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो इसमें 50% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो सामान्य होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो सामान्य होता है 50% लोग। अब इससे ये समझ में आता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोरोनरी आर्टरीज के पीछे मुख्य वजह नहीं है। उसकी मुख्य वजह है गंभीर सूजन, जिसके पीछे कारण है ऑक्सीडेटिव तनाव। और वो ऑक्सीडेटिव तनाव कैसे जाकर के हमारे उस एलडीएल को, जिसको नेचर ने अच्छा बनाया, हमारे शरीर के लिए अच्छा बनाया,
उसको जाकर के किस तरीके से हमारे लिए घातक स्थिति में उसको कन्वर्ट कर देता है, कि उसको ऐसा बना देता है कि जो चीज हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे सेल्स को बनाने का काम कर रही है, जो हमारे जो है कई और काम कर रही है, वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। तो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम जितना ज्यादा लोगों के बीच में हाईलाइट करेंगे, हम उतना ही उनको बेहतर तरीके से ये समझा पाएंगे कि आपकी जितनी भी गंभीर बीमारी, आज मैं हृदय की बात कर रहा हूँ, इसके कैंसर के पीछे भी ये हैं, आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पीछे भी ये हैं। तो हम जितना इसको एंटीऑक्सीडेंट के महत्व को, और हमारे प्रोडक्ट कितने हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट हैं आप सबको पता है। विटामिन सी, विटामिन ई की तुलना में कोई 200 गुना शक्तिशाली है, कोई 50 गुना शक्तिशाली है। तो हम उसे जो है जितना एंटीऑक्सीडेंट को हम हाईलाइट करेंगे कि आपकी समस्याओं के पीछे एंटीऑक्सीडेंट का कितना बड़ा रोल है, तो ये सारी चीजें लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और वो हमें हमारे प्रोडक्ट्स को बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर हम उन्हें किस तरीके से बचाना चाहते हैं। और आज की डेट में जो सिद्धांत हैं बहुत से बिजनेस के लिए होते हैं, भाई आप ऐसे समझिए, 80 के दशक में अगर हम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को अगर देखें तो 300 या 320 तक कोलेस्ट्रॉल को जो है बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं बताई जाती थी। समय के साथ साथ फिर ये 270 या 280 के आसपास इस पर आ गया कि भाई 270-80 अगर कोलेस्ट्रॉल आपका है तो ठीक है। पहले हम एलडीएल और एचडीएल को अलग अलग नहीं, कोलेस्ट्रॉल की एक जांच होती थी, कोलेस्ट्रॉल है हाँ ठीक है, बट जैसे जैसे समय बीतता गया 200 या 240 के आसपास, 200 है किसी का तो वो खतरे में है, और हम एलडीएल और एचडीएल को अलग अलग उसकी जांच करने लगे, क्योंकि एक सिद्धांत ये निकल के आया कि भाई एलडीएल जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जबकि अगर सच्चाई ये है कि दोनों खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दोनों ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल है। मतलब एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं है और वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है तो ये कोरोनरी आर्टरीज डिजीज को ये जन्म दे सकते हैं, और इस तरीके से हमारे एलडीएल को परिवर्तित करके हमारे शरीर के लिए उसे कितना घातक यानी जानलेवा बना सकते हैं। तो अब आप समझिए कि तो यहां तक जो बात हुई कि ये जो हमारा तीसरा चरण था, इसमें आपका प्लग बना और प्लग फटा, धमनी अवरुद्ध हो गई, इसके चलते हमें हार्ट अटैक हो गया। तो अब ये सारी चीजें हैं। अब इसका ये तो हो गई, यहां तक समझ में आया कि मतलब हृदय जो हार्ट अटैक है उसके पीछे बेसिक सिद्धांत क्या है। बेसिक सिद्धांत है आपका सूजन, ना कि कोलेस्ट्रॉल। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है उन चीजों को समझने की, यानी हमें अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर के सामान्य रखने पर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जितना हमें अपनी धमनियों में यानी आर्टरीज में सूजन को कम करने या सूजन को ना उत्पन्न होने देने के लिए काम करने की जरूरत है। और उस काम को कौन कर सकता है? अपना ओपीसी। ओपीसी के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। इसके कुछ हम इसके बारे में बात कि क्या इसका सही बचाव हो सकता है। तो सही बचाव में जो पहला घटक है वो है विटामिन ई। अब विटामिन ई क्यों? क्योंकि विटामिन ई का एक विशेष गुण है, विटामिन ई जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन सी ई जो है वो अपने आप को फैट में जो है अपने आप को सॉल्युबल कर लेता है, और ये अंदर जाकर के उसकी सेल मेम्ब्रेन में जाकर के एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करके और ये क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अपने आप में घोल लेता है, यानी अपने आप में उसको सॉल्युबल कर लेता है। तो ये विटामिन ई इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो हमारे पास विटामिन ई की तुलना में बहुत शक्तिशाली जो है अपना विटामिन भी आपका ओपीसी है। इसके बाद में आती है बात विटामिन सी की। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ये अपने आप को पानी के साथ घोलता है। तो ये जो होता है, ये इसके अंदर आपके प्लाज्मा, जो विटामिन सी क्या करता है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसको पतला रखने में, यानी उसको घोलने में और उसको सही रखने में, उसको ठीक ना होने में बहुत बड़ा रोल करता है, और ये एक अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। दूसरा ग्लूटाथियोन।
ग्लूटाथियोन बेसिकली हमारे इसमें तो नहीं पाया जाता ओपीसी में, लेकिन ग्लूटाथियोन हमें कहाँ मिलता है? तो मल्टीविटामिन, यानी हमें किसी भी हार्ट पेशेंट को अपने ओपीसी के साथ में मल्टीविटामिन देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अच्छा, ओपीसी के साथ क्या है कि ये अंगूर के बीजों से बना है। तो एक और तत्व होता है जिसको हम बायोफ्लेवोनाइड्स कहते हैं। ये तत्व हमें ज्यादातर सब्जियों में मिलते हैं। सब्जियां जो हम लोग यूज करते हैं, सब्जियों में क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो सब्जियों में जो कलरफुल सब्जियां, यानी अलग अलग ज्यादा से ज्यादा कलर की सब्जियों को सेवन करने से हमें ज्यादा मिलता है। और सबसे ज्यादा ये पाया जाता है आपके अंगूर के बीजों में बायोफ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। तो अब लिहाजा हमारा ओपीसी अंगूर के बीजों से बना हुआ है। तो ये जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो ये बात थी, आपको कोरिलेट कर सकते थे आप कि हार्ट। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, या कोई बात समझ ना आ रही हो? कोई सुन रहा है मुझे? हेलो? हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही है संजीव सर। नहीं भाई साहब, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी कुछ बात कोई चीज या मैंने इधर से उधर कर दी हो, ना समझ में आई हो, या रिपीट करके सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो कोई? आप में से कोई ऐसा जिसको अगर नहीं समझ में आया है तो आप बता सकते क्योंकि हैं। हर आदमी का बात करने का फ्लो अलग होता है ना, हमारा भी फ्लो अलग है, हम थोड़ा तेज बोलते हैं, जल्दी अदरवाइज बोलते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हम्म। तो देखिए, इसमें तो मेन चीज हो गई, जैसे अभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की मैं बात कर रहा था, अभी तक मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझ आया होगा कि हम आज की डेट में एक नए सिद्धांत के साथ काम करेंगे। हम लोगों को एक नई चीज बताएंगे, क्योंकि अभी तक सब कोलेस्ट्रॉल 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 है। कोलेस्ट्रॉल, बट कोलेस्ट्रॉल अगर नेचुरल है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में एक खराबी है। एक खराबी यही है कि ये ऑक्सीकृत हो जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इसलिए भी अच्छा कहते हैं। देखो, सही बात यह है कि अगर आप देखें कि एलडीएल क्यों खराब माना जाता है और एचडीएल क्यों अच्छा माना जाता है, इसके पीछे वास्तविक सिद्धांत यही है कि एचडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसे फ्री रेडिकल प्रभावित नहीं कर पाते, यानी जिसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसका जो परिवर्तित रूप है वो हमारे लिए घातक हो जाता है, जो हमारे शरीर में हृदय संबंधी यानी हार्ट संबंधी बीमारियों को जन्म देने के लिए जिम्मेवार होता है। तो अभी तक ये बात थी हार्ट की, और कोरिलेट किया हमने किस प्रोडक्ट से? अपने ओपीसी से उसको हमने कोरिलेट किया कि मतलब आप अगर सिद्धांत वाइज देखें तो अपना ओपीसी हार्ट के पेशेंट के लिए वरदान है। अगर कोई भी हार्ट पेशेंट अगर ओपीसी ले रहा है तो आप उसे लिख के दे सकते हैं, उसे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने वाला। आप लिख के दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है। और ये वो काम ही नहीं होने देगा, यानी जड़ जो है, यानी ये एलडीएल को ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देगा, जिसके चलते आगे की समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त होती चली जाएंगी। तो ये तो रही मतलब वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कैंसर की बात करूंगा। इसको भी आपको समझना है। दरअसल कैंसर को एक बीमारी कहना उचित नहीं है। अगर आप कैंसर को एक बीमारी के रूप में देखें तो ये उचित नहीं है। शरीर कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता। कैंसर के लिए आज बहुत सी बातें होती हैं कि आप बहुत से कार्सिनोजिन का सेवन करते हैं, ये आप खाद्य पदार्थ खाते हैं, आप ये तंबाकू लेते हैं, आप बीड़ी सिगरेट लेते हैं। लेकिन तमाम शोध, तमाम रिसर्च आज भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि मतलब कैंसर क्यों होता है। एक नई लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जो अमेरिका से हुई है, उसमें एक वैज्ञानिक ने 90% तक यह सिद्ध कर दिया है कि कैंसर के पीछे भी फ्री रेडिकल या हमारे शरीर में होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव है। कैंसर दो प्रकार का रहता है, मेजर देखा जाए तो एक तो कैंसर होता है जिसको हम एक्वामाउस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। और एक हमारे जो इसमें आपके लिम्फोमा, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में डेवलप होता है। और आप जान लीजिए कि हमारे शरीर में एक्वामाउस सेल्स कहाँ कहाँ होती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ तक है। जो हमारा सर है, सर से लेकर जो हमारे सीने के दो बुंदे होते हैं, इनसे ऊपर का जितना भी
हिस्सा है जहाँ जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं वो एक्वोमाउस सेल्स कहलाती हैं। और जो इसके नीचे का जो भाग पूरा है ये पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। अच्छा, कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमा के लिए लोग अमूमन ये बोल देते हैं ये कि माउथ कैंसर है या कोई हेड एंड नेक कैंसर है, जिसको हम बहुत शुद्ध हिंदी में इसको कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे बक्कल म्यूकोसा। बक्कल म्यूकोसा ये जो है हमारे जो एक्वामाउस सेल्स में होता है, तो इसमें हम सीधा डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि आपने तंबाकू का सेवन ज्यादा किया होगा, गुटखा पान सिगरेट ये आपने चीजें ज्यादा खाई होंगी, तो इस वजह से आपको ही हुआ, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम का तो आज तक कोई रिसर्च ये बता ही नहीं पाई कि इसके पीछे वास्तविक रीजन क्या है। तो अब हम इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव कैसे हमारे शरीर में कैंसर को जन्म देता है। दरअसल क्या होता है कि जो हमारी सामान्य कोशिका होती है, जो सामान्य कोशिका होती है, उसके डीएनए को ऑक्सीडेटिव तनाव क्या करता है, उसके डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देता है। और जब उसका डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो कोशिका क्या करती है, दूसरी कोशिकाओं से उसके इलेक्ट्रॉन को छीनना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रॉन को छीनना शुरू कर देती है। और वो कोशिका जो होती है वो अनियंत्रित रूप से, उसका जब डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और उसके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाती है कि वो एक अंग से दूसरे अंग की ओर मतलब जो है चलने लगती है, यानी एक अंग से दूसरे अंग में वो जा सकती है, ऐसी उसके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है। तो वो कोशिका जो है अपने जीवन को वो इस तरीके से अनियंत्रित वृद्धि करती है, इतनी वृद्धि करती है कि वो अपने जीवन को स्वतः समाप्त कर लेती है, यानी अपने जीवन को खुद ही खत्म कर लेती है, यानी कोशिका सुसाइड कर लेती है। तो जो सुसाइड कोशिका जो होती है, उस कोशिका को जैसे अब अपने आम भाषा में अगर हम देखें तो जैसे कह सकते हैं कि कोई मर गया वो भूत हो गया, तो ठीक उसी तरीके में बड़ी बड़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कोशिका जो है अपने इलेक्ट्रॉन को खो चुकी है, अब वो दूसरे से वो उसको छीन रही है और जिससे जिससे वो छीनती जाएगी उसको वो कैंसर सेल में कन्वर्ट करती जाएगी। और इसी तरीके से कैंसर, अच्छा जो हमारा मैस यूनिट है, मैस यूनिट जो है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, वो उसे पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता है और क्या होता है वो हमारा सुरक्षा तंत्र जो है वो हार जाता है। ये सुरक्षा तंत्र क्या है, हमारे ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी। आरबीसी क्या करती है, जब कैंसर सेल्स बढ़ने लगती है बहुत तेजी के साथ, तो आरबीसी उनको नष्ट करने के लिए उन पर हमला करती है और उन पर हमला करती हैं और हमला करके उनको मारने का प्रयास करती हैं, लेकिन कैंसर सेल्स इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो आरबीसी को भी मार देती हैं। तो उसमें आरबीसी बार बार प्रयास करती हैं, लगातार अटैक करती रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारी आरबीसी हार जाती हैं और हार जाने के बाद में इतनी भयभीत हो जाती हैं कि वो दोबारा उन सेल्स पे अटैक करना ही बंद कर देती हैं। वहां पर ही जन्म होता है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी कोई इलाज नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है कि जब वो कैंसर सेल्स पर अटैक करना आरबीसी बंद कर देती है तो कैंसर सेल्स बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि कीमोथेरेपी क्या करती है, वो उसे उत्तेजित करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई कमजोर व्यक्ति है और एक ताकतवर व्यक्ति है, वो उसे पता है कि मैं इससे अगर लड़ूंगा तो मैं इससे हार जाऊंगा, ये मुझे पीट देगा, या ऐसी उसके मन में विचारधारा रहेगी। बट अगर आप उस व्यक्ति को, जो कमजोर व्यक्ति है, उसको कुछ ऐसा पिला दें, नशा, जिससे कि वो उन्मादित हो जाए, तो वो जब उन्मादित हो जाता है तो क्या करेगा, लड़ तो जाएगा, भले वो उसके मन में वो भय खत्म हो जाएगा कि वो मुझे पीट देगा, वो लड़ तो जाएगा, लेकिन वो हारेगा वो बात की बात है, लेकिन वो लड़ जाएगा। तो कीमोथेरेपी क्या करती है, जैसे ही आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो क्या करता है, आरबीसी को उत्तेजित कर देती है जाकर के, कि वो उन्मादित कर देती है और आरबीसी जाकर के कैंसर सेल से लड़ जाती है। उस प्रक्रिया में बहुत सी आरबीसी मारी जाती हैं, लेकिन अब कमजोर व्यक्ति लड़ेगा तो अगर उसको वो पीटेगा तो कुछ तो वो भी पीटेगा। तो इसी के चलते लगातार 10-10, 12-12, 13-13 कीमो, और कीमो से पहले ब्लड की जांच होती है कि जितनी आरबीसी को हमें वहां लड़ाना है कैंसर सेल से, वो आरबीसी क्या
उतनी मतलब संख्या में पर्याप्त हैं कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ये एक आम है, तो इसमें कैंसर में भी आप एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका को बेहतर समझ पाएंगे। और ये प्रक्रिया आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई, ये सेम प्रक्रिया, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल प्रक्रिया, इसको आप बड़ी आराम के साथ किसी के साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी की सच्चाई क्या है। ये वास्तविकता में कोई इलाज नहीं है, ये एक तरीके से आरबीसी को बार बार हमारे शरीर से ही संघर्ष कराने की प्रक्रिया है। और इसमें इसके पीछे वजह क्या है, तो हमें अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को पर्याप्त मात्रा में रखने की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, हम ये नहीं कहते कि हम उसका कैंसर ठीक कर देंगे, क्योंकि हम ऐसी बड़ी बातें नहीं बोलना, वो कंपनी भी कहती है कि आपको ऐसे नहीं बोलना है कि हम किसी का कैंसर ठीक कर दें, बट उसके कैंसर में और उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, कीमोथेरेपी के कष्ट को कम करने में हम उनके लिए बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हम उन्हें हमारे जो प्रोडक्ट जैसे टी-पॉली है, ओपीसी है, ऐसे प्रोडक्ट दे करके उन्हें की इतनी बड़ी मदद कर सकते हैं कि वो कैंसर के साथ एक लंबा जीवन और एक स्वस्थ जीवन, मतलब एक स्वस्थ जीवन का मतलब ये है कि उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा कि इनको कैंसर हुआ है। आप अगर उसे मान लीजिए कीमोथेरेपी एक आध हुई है और आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, जैसे टी-पॉली है, अपना ओपीसी अगर साथ में दे देते हैं, तो ये प्रोडक्ट जाकर के इतना अच्छा काम करते हैं कि वो व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी जी पाता है। तो ये कैंसर की बात रही। और इसके अलावा जो है और भी तमाम बीमारियां जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन 8:45 हो गया है, अभी ज्यादा समय नहीं है, तो मैं संक्षेप में कुछ चीजों पर और बात करना चाहूंगा कि जैसे अभी तक हमारी कोशिश क्या होती है, क्योंकि टेक्निकल सेशन जो होते हैं वो ठीक है, वो ज्यादा हमें टेक्निकल भी नहीं होना है, लेकिन हमें उतना पता होना चाहिए उस डिजीज के बारे में कि हम उस व्यक्ति से अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे ये लगना चाहिए कि सामने बैठा व्यक्ति जो है एक जानकार व्यक्ति है। सिर्फ हम प्रोडक्ट बेचने नहीं गए हैं, हम उन्हें एक जानकारी देने गए हैं कि भाई आपको अगर हार्ट की समस्याएं हैं तो इस तरीके से होती हैं, और आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के सहारे मत बैठे रहिए, आप सूजन के बारे में सोचिए, क्योंकि ये चीजें हैं, ये चीजें करके आप जो है बेहतर तरीके से उसको पूरी प्रक्रिया अगर हम यही बताते हैं किस तरीके से हमारे शरीर में सूजन आती है, आर्टरी कैसे कठोर होती है, कैसे प्लग बन जाता है, कैसे वो, और कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जैसे मैंने एंडोथेलियम बात किया, कुछ और टेक्निकल चीजें हैं, हेमोसिस्टीन है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये चीजें जब हम सामने वाले के साथ डिस्कस करते हैं और उसको थोड़ा टेक्निकली बताते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति हमारी बात से कन्विंस होता है और वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए तैयार होता है। अल्टीमेट हमारा काम है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को जाने, समझें और उनको इस्तेमाल करें, उनके बारे में जाने कि ये किस, क्योंकि हम जड़ पे काम करते हैं, हम किसी सिम्टम को रोकने का काम नहीं करते, हम कहाँ से वो चीज उत्पन्न हुई है वहां पर हम काम करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और काफी दिनों बाद मैं आया हूँ आज सेशन में, और मेरी जो है दरअसल मैं थोड़ा सा और भी बिजी रह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चीजें और भी हो रही हैं अलग अलग, तो इस वजह से मैं सेशन में नहीं आ पा रहा था और मैं मीटिंग में भी नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने एक ज्वाइन किया था अपना एक और जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, उन चीजों को मैं सीख रहा था। तो ये काम सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का है, जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं वही आगे जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा अपील है, आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, चीजों को खूब जानने का प्रयास करिए, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमन जी को एक बार फिर से कहूंगा कि वो आगे इनको कंटिन्यू करें। धन्यवाद। थैंक यू संजीव सर, बहुत शानदार, आपने बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन को प्रेजेंट किया और बताया हम सभी लोगों के बीच में, जितने भी लोग आज हमारे बीच में, आज आपको संजीव सर के माध्यम से चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपको समझ में आया होगा कि क्या सिस्टम है और किस तरीके से वर्क करता है, क्या है, और हेल्थ डिजीज क्या होती है। मल्टीपल चीज़ें आपको संजीव सर ने बताई है, समझाई है। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई होगी। ऐसा कोई जिसका कोई सवाल हो और आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा कोई है जिसके पास कोई पेशेंट है या आपके साथ कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, तो आप हैंड रेज करके आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। और हमारे साथ
गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गोपाल सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वो होस्ट हैं सर, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। सो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और हमारे बीच में हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आप हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, और शायद से गोपाल सर एंड हरिशंकर सर कहीं बिजी हैं। गोपाल सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। सो नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मैम। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। संजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत शानदार तरीके से आपने आज बताया कि हार्ट डिजीज और कैंसर डिजीज पर हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। मेरा एक क्वेश्चन सर था कि जैसे कोई कैंसर का पेशेंट हम लोग को मिलता है, वो अपना ट्रीटमेंट अगर कर रहा है, तो ये अपना सप्लीमेंट ओपीसी और टिपोलियम चला सकते हैं जैसे आपने बताया अभी, बिल्कुल चला सकते हैं उसके अलावा और कुछ आप सप्लीमेंट चलेगा, सिर्फ ओपीसी टिपोली चलेगा? देखो, आप समझिए, जो सबसे ज्यादा कैंसर की जो ब्लड सेल्स हैं वो डेवलप करती हैं, तो उनको अपना जो टी पॉली है, जी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, तो इसमें मेन जो अपने पास एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें, तो अपने पास दो ही सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ईपोली यस। और ओपीसी। इसके अलावा बहुत से सप्लीमेंट हैं। देखो, एंटीऑक्सीडेंट और फूड सप्लीमेंट यानी जो न्यूट्रास्यूटिकल्स, उनमें थोड़ा सा फर्क समझने की जरूरत है। जैसे ओमेगा फैटी 3 है, वो एक एसेंशियल ऑयल है, ठीक है। और आपका जैसे मान लीजिए स्पारुलिना की बात करें, तो स्पारुलिना एक एंटी ऑक्सीडेंट तो लगभग सभी काम करते हैं, लेकिन बट अगर मेन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देखें, तो हमारे पास टी पॉली और ओपीसी, इनका कोई जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। इतने यस जबरदस्त सर। ये दो प्रोडक्ट भी अगर आप कैंसर पेशेंट के साथ ऐड करते हैं, तो उसके रिजल्ट विद इन 3 मंथ आप देख पाएंगे कि वो कैंसर पेशेंट कितना मतलब अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। सर अपना मेडिसिन लेता रहे साथ में, गैप करके 1 घंटे का गैप करके को, उसको हम दे को सकते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि इनको आप मेडिसिन के साथ दे सकते हैं। यस सर, यस सर। गैप करने का कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, 2 4 5 मिनट को कोई मेडिसिन के साथ नहीं लेगा, वो इतना हर यस आदमी सर, समझदार है। आप उसको बोलिए 10 मिनट के अंतर से ले ले, 15 मिनट के अंतर से ले ले, बस, और कुछ यस नहीं है कि यस सर, मतलब यस सर। देखिए, इनका क्या है कि जो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे टीपोली है या ओपीसी है, ये किसी भी इनका रिएक्शन नहीं है किसी भी आप एलोपैथ के साथ अगर यूज कर रहे हैं या किसी उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। यस सर, इनका काम है, ये फूड है, क्योंकि ये यस इनको सर, बनाया ही ऐसा गया है। यस सर, थैंक यू हम्म। सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी कैंसर के पेशेंट आते हैं तो ज्यादा देखो, चक्कर हो जाते हैं। कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, देखो हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हैं, तो जी। हमारे कुछ फंडे अलग हैं, हर आदमी नहीं हो सकता, हम उसमें कुछ मैग्नेट्स का पॉइंट्स वगैरह भी लगाते हैं, आ जाते हैं लोग। हाँ, तो वो अलग अलग चीजें हैं, और भी कुछ चीजें ऐड करते हैं। वो हम लोग ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो हम सबको नहीं सलाह देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि हम लोग अगर एज पर टियान्स के उससे देखें, तो हम किसी कैंसर पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि, क्योंकि हम कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो आप लोग होते नहीं हैं। हाँ, तो आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि कल को ये कंटेम्प्ट हो सकता है, वो आदमी आपके खिलाफ जा सकता है ना, कि लोग, और डॉक्टर से तो कुछ नहीं बोलेगा, बट अपने को वो ब्लेम कर सकता है, अपने को वो कमजोर समझ के पकड़ सकता है। बट हम लोगों की बात, हम लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, हमने ऑलरेडी एक्यूप्रेशर आपके इलाहाबाद से टीसीएम में डिप्लोमा किया हुआ है, तो हम पर्टिकुलर कह सकते हैं कि हम ठीक कर लेंगे। हम कह सकते हैं, वो हमारे खिलाफ कोर्ट भी चले जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारे पास ऑलरेडी डिग्री है, एक्यूप्रेशर की मान्यताएं हैं कि हम कैंसर ठीक कर सकते हैं। तो एक अलग चीज है, तो आप इसमें थोड़ी सी हेल्प ले सकती हैं, कुछ पॉइंट वगैरह उसके लगा सकती हैं जिससे, तो इसके लिए थोड़ा सा
SST में ग्रुप में नंबर है हमारा, कभी किसी को तो कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा, कुछ और यस चीजें सर। बता दूंगा, तो उसे अगर आप ऐड कर देती हैं, लेकिन आपको कोई गारंटी या नहीं लेने की, आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि अब एक चिकित्सक से इलाज कराने का और एक खुद करने का बहुत अंतर होता है। हम बहुत से मरीजों यस को पॉइंट लगा देते हैं कि भाई आप प्रोटोकॉल बना के दे देते हैं कि अपना लगाइए, लोग लगा नहीं पाते हैं, कहते डॉक्टर साहब आप लगाते तो फायदा लगता है और हम अपने आप लगाते तो फायदा नहीं लगता। तो ये होता है क्योंकि ये चीजें एक्सपर्टीज से आती है, 2-3 साल 27 बेसिक ट्रेनिंग करी हमने, तब जाकर के पॉइंट की लोकेशन को डिटेक्ट करना कर पाए। तो ये चीजें होती, लेकिन ये है कि आप उन्हें बहुत मदद कर सकती हैं और अपने टीएनसी के प्रोडक्ट जो हैं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत कुछ थैंक सीखने यू को मिला सर। और मैं रंजना वर्मा, चेस्टी ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे बीच में पार्टिसिपेंट सभी को मैं गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर शंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल अवस्थी सर है कानपुर से, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और मेरे अपलाइन मिस्टर अनुज वर्मा सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट अमरदीप कटियार जी, आपने हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आपके टीम के। हम एक सवाल गुड मॉर्निंग करना सर। गुड चाहते हैं सर के लोगों को, सर जिनके हाथ पाँव रहते हैं उसका कुछ अगर हो तो आपका आपका सजेशन दीजिए। कटियार जी आपका वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे क्वेश्चन आपका सही मिल नहीं रहा। सर, हमारे गांव में एक लोग हैं, उनके हाथ पैर हिलते हैं, वो कांपते हैं, उसका कोई सप्लीमेंट उसको ये दीजिए। बेसिकली जो ये जो समस्या है ये पार्किंसन है, ठीक है। एक ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर हम दृष्टया देखा जाए तो किसी भी ऑटो इम्यून का इलाज नहीं होता, लेकिन आप उसमें अगर उनको BCM रिकमेंड करते हैं, BCM की अगर थेरेपी लगातार देते हैं और आप उनको कोएंजाइम Q10 और OPC, क्योंकि OPC नसों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो कोएंजाइम Q10 और OPC, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी हमारे यहाँ एक लोग थे, उनके वो कप नहीं पकड़ पाते थे हाथ में और सिग्नेचर नहीं कर पाते थे। हाँ, तो उनको जो है ये मतलब जो है पार्किंसन की समस्या थी। तो आप पूरी तरीके से पार्किंसन को तो नहीं सही कर पाएंगे, लेकिन यह है कि आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप उनको BCM की लगातार थेरेपी देने की बात करें और उसमें अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल भी पिए। अभी हमारे इसी पैनल पे हमारे हरदोई से ही देव शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। इनके फादर को यही समस्या थी, बहुत इनके हाथ पैर कांपते थे और वो हाथ कांपते थे, वो सिग्नेचर नहीं कर पाते थे। तो मैंने जब मेरे संपर्क में आए तो मैंने इसे बताया, तो आज काफी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% ठीक हो गए, लेकिन आज उन्हें बहुत राहत है और वो अपना सिग्नेचर कर ले रहे हैं और सब कर ले रहे हैं। तो इन बीमारियों में आप जो कोई नहीं हो सकता, उसकी आप इतनी मदद कर सकते हैं कि वो अपना काम सामान्य रूप से कर सके। समझ में आई बात हमारी, नहीं आई कटियार जी? हाँ जी सर, आपकी वॉइस आ रही। कटियार सर, आपको हाँ क्लियर हो कटियार गया? जी। हाँ, वो चीजें चला रहा है ना कट गाँव में सर। मैं सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। हाँ, तभी समझ नहीं आ रहा मुझे। वो तो इन्होंने हाथ पैर कांपने की बात करी तो मैं समझ गया कि पार्किंसन है उसको। आप चाहे अच्छा, तो इसमें इसको कॉल पे डिस्कस कर सर लीजिए आपने ना। याद है क्या? आप मुझे फोन कर लीजिएगा। दरअसल क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं कि देखो, पार्किंसन को आइडेंटिफाई करना और एक होता है ट्रेमोर, बोलते हैं ट्रेमोर वर्ड। तो ये भी हाथ पैर कांपते हैं इसमें। है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि उनको जी ये समस्या है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हो। बाकी आप उन्हें बीसीएम सर, बीसीएम की थेरेपी दीजिए, द बेस्ट। जी सर, जी। अगर हाँ, ओके सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट उर्मिला मैम, आपने हैंड रेस किया है। थैंक यू अमन सर, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे शुगर आवाज आपकी भी सही नहीं आ रही उर्मिला जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। आवाज नहीं आ शुरू रही में सर। अब आई, बोलिए बोलिए बोलिए। ये मुझे थे कि जैसे शुगर पेशेंट हैं, फील्ड में निकलते हैं तो लोग पूछते हैं और ये हार्ट के घबराहट रहती है, सर में कमजोरी, चक्कर आते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, तो उनके लिए क्या दवा है?
देखिए, जिनको अगर शुगर पेशेंट है तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना होगा कि उनकी शुगर को बैलेंस करना होगा। तो यस शुगर सर। बैलेंस करने के लिए, हाँ, शुगर बैलेंस करने के लिए अपने पास सबसे अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रेट है अपने पास, जिम्निमा है। जिम्निमा के साथ में अच्छा उन्हें अच्छा। आप मल्टीविटामिन दे सकती हैं या जिंक दे सकती हैं। जिंक द बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि यस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा लोगों को महंगा सस्ता भी देखना पड़ता है, तो मल्टीविटामिन भी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई डायबिटिक यस पेशेंट है और वो चाहता है कि वो डायबिटिक को क्योर करे, यानी वो बाहर आए, यानी जो हम लोग कहते हैं या कंपनी का जो कहना है कि हाँ हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी वो अपनी बीसीएम करेगी। क्योंकि आप शुगर को बैलेंस रख सकते हैं जिम्निमा खा करके एक लंबे समय तक, लेकिन अगर बीसीएम का साथ रहेगा तो मैं समझता हूँ यस कि 18 से 24 महीने में अगर वो कंटिन्यूअस करता है तो उसको, और जब एक बार शुगर बैलेंस होनी शुरू हो जाती है तो ये कमजोरी, चक्कर, ये उसी के सिम्टम्स हैं, तो धीरे धीरे ये सही होने लगते हैं। तो जो है आप यस अपना जिम्निमा और जिंक का कॉम्बिनेशन दीजिए, या फिर जिम्निमा, अगर ज्यादा कमजोर है व्यक्ति, उसको ज्यादा कमजोरी लग रही है, तो जिम्निमा के साथ में आप उसे मल्टीविटामिन दे सकते हैं। यस। मैंने कहा सर बहुत मेरे सिर में घबराहट रहती है और और नहीं नहीं, दवाई देखो, वैसी आप दवा कराए तो मुझे। घबराहट बहुत रहती है। हाँ सर। आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं हो रही है। मतलब डायबिटीज है, उसके अलावा उसे उन्हें घबराहट भी रहती है। देखो, हाँ यस सर। डायबिटीज, अभी बात हो रही थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, मैं भी सेशन ले रहा था, उसमें एक बात आई थी कि डायबिटीज भी यस हार्ट की बीमारियों के लिए जिम्मेवार है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज की वजह से क्या होता है कि जब हार्ट में दिक्कत आती है तो उसकी वजह से ये घबराहट वगैरह, बेचैनी वगैरह होती है। ठीक है। तो आप यस फिर उसके सर। हाँ, अगर तो आप एक काम करिए, उनको जिम्निमा के साथ में कोएंजाइम क्यूटेन देना शुरू कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि उनकी हार्ट की घबराहट खत्म हो जाएगी। यस कोएंजाइम क्यूटेन, हाँ, कोएंजाइम क्यूटेन यस बेसिकली ऐसा होता है, मैं बताऊं आपको कहानी क्या है, कि कोएंजाइम क्यूटेन बेसिकली उसका जो, मतलब हार्ट के लिए रोल है, लेकिन किडनी के लिए भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो किडनी जो है वो यस एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्ट को कूलिंग देने का काम करता है। तो जैसे कोई भी जनरेटर चल रहा है, उसमें सब कुछ सही है, उसका पंखा भी सही है, उसमें डीजल भी है, उसमें सारे नट बोल्ट, उसके पार्ट भी सारे सही हैं, वो चल रहा है। लेकिन अगर उसमें पानी कम हो जाए, जो पानी पड़ता है, पानी कम हो जाए तो क्या होगा, वो कूलिंग कम हो जाएगी और वो हीट करना शुरू हो जाएगा, उसकी आवाज बदल जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से होता है, जब किडनी हमारे यस हार्ट को प्रॉपर कूलिंग नहीं देती है तो दिक्कत आती है। तो आपको एंजाइम क्यूटेन साथ में दे देंगे तो उसको ये प्रॉपर किडनी से जो सपोर्ट है वो प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते वो उनको, मतलब इधर शुगर जिम्निमा काम करेगा और कोएंजाइम क्यूटेन उनकी घबराहट को कम करेगा। ठीक है। यस थैंक यू सर। मेरे भाई ने सर आज उनको ले गए थे पंचायती पर और पंचायती बंद थी आवाज तो कल आवाज उनको नहीं आ बोले रही। हैं कि कल। हेलो। मैंने मेरी भाभी मैम है आपकी सर वॉइस उनको नहीं कल आ रही ले है, आप आज कॉल पे लेके गए डिस्कस थे कर पंचायत। लीजिएगा। हाँ हाँ, बोल दीजिए। यस सर। आप इसको कॉल पे बता दीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा सर का। एंड नेक्स्ट सीताराम सर, आपने हैंड रेस किया है। यस सर, गुड मॉर्निंग। सीताराम सर, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट विष्णु सर, आपने हैंड रेस किया है, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर हमारा सर ये क्वेश्चन है थोड़ा कि स्पाइन के लिए सर बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि दो तीन लोग हैं स्पाइन के जिनकी समस्या मतलब कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। हेलो। हेलो। अमन सर। हाँ सर, अमन आपकी सर। वॉइस आ रही है। हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ कि आपको स्पाइन में क्या समस्या है। सर स्पाइन में मतलब तो पेन इतना ज्यादा है कि वो लेटने तक में दिक्कत आ रही है, बैठने में तो बात अलग ही है। और अच्छा डॉक्टर ने अच्छा। ऑपरेशन तक के लिए रिकमेंड कर दिया है। क्या क्या रिकमेंड कर दिया है।
ऑपरेट करने के लिए, सर्जरी के लिए? स्पाइन का उनको समझा दीजिएगा कि उनके दिन सही हो तो ऑपरेशन ना कराएं, ठीक है। जी सर। उनको बता दिए पेन कितना भी हो पेन किलर खा के काम चला लें, लेकिन स्पाइन का ऑपरेशन ना कराएं। और पेन कहाँ पे है, ये पीठ के पास है, लंबर में, कमर के पास है, कहाँ है? सर एक तो मिड में भी है और लोअर में भी है, एक लोगों को उनकी मिड में है और एक इनका एक लोअर में। एएमआरआई हुई है? सर MRI तो एक लोगों ने नहीं कराई, एक लोगों ने कराई है जिनके जिसने लोअर में है। कराई रिपोर्ट आप पढ़ पाते हैं? सर हम तो नहीं पढ़वाते हैं, हमने पढ़ी है रिपोर्ट में। आप ऐसा करिए, ये जटिल मामला है, जी सर। और उस बंदे का ऐसा करिएगा, उसका एएमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, उसमें आप अपने कुछ प्रोडक्ट भी ऐड करिएगा, जिसमें कैल्शियम है उसको ऐड कर लीजिएगा, जिंक को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सर नंबर आपका कैसे मिलेगा हमको? अमन जी से ले लीजिएगा। सर अमन जी का भी नंबर नहीं सर मेरे पास। अरे तो चलिए, नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 87 56 98 65 40। 87 56 98 65 40। 98 65 40। सर एक सेकंड हाँ रिपीट कर रहा हूँ, 87 56 98 65 40। हाँ, संजीव श्रीवास्तव नाम है हमारा। और ओके सर, उसकी थैंक यू। हमारे रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे उसको आप आराम पहुंचाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सो इसमें असल बात एक्यूप्रेशर का सहारा लेना पड़ेगा दर्द कम करने के लिए। मैं कुछ सीक्रेट एक्यूपंचर के 1-2 पॉइंट आपको, क्योंकि ज्यादा आप लगा नहीं पाएंगे, 1-2 पॉइंट बता दूंगा। तो वहां पे उनको मेथी वेथी लगा करके दबाने का बताइएगा, तो उनको आराम मिले। साथ में अपने न्यूट्रासिटिकल्स ऐड करिएगा, हैं। और हाँ सर अब। इनको बीसीएम करने की सलाह मत दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, बीसीएम करने का अगर इनके पास हो या आपके पास हो तो बीसीएम मत कराइएगा, ठीक है। क्योंकि जी हमें सर। एमआरआई देखने के बाद ही बता पाएंगे। क्योंकि अगर कहीं बल्ज हुई है स्पाइन, कहीं कोई वर्टिब्रा बल्ज हुई है, या उसमें कोई डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज हो रही है, तो वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है सर, और सर वो इसको सप्लीमेंट में क्या क्या दे सकते हैं जिससे जो अभी ले रहे हैं? बता, सप्लीमेंट में आप उनको जो है अपना जिंक दीजिए, अपना कैल्शियम दीजिए, जिंक कैल्शियम और साथ सर में इसका? साथ में टिपोली दीजिए। अच्छा सर। आप एक काम करिए, आप कॉम्बिनेशन में ऐसा है, देखिए आप देख उनकी माली हालत कैसी है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट जो है 3 प्रोडक्ट ये ले पाएंगे, जिम्निमा, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, ले लेंगे सर, वो टीपो ले लेंगे। टीपोली, जिंक और कैल्शियम। जी। हाँ सर, ठीक है सर। देखिए टीपोली का इसलिए रोल है क्योंकि टीपोली जो होती है वो आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करती है, हाँ। और टीपोली जो है स्पाइन के लिए अच्छा काम करती है। सर उनको स्पाइरुलिना भी खिला रहे हैं हम। चलिए अच्छा, स्पारुलिना गठिया के मरीज को बहुत अच्छा काम करता है, जिनको गठिया गठिया। होती है, हाँ हाँ। पैरों में भी बहुत दिक्कत रहती है, पैरों में भी बहुत दिक्कत रहती है उनको। अच्छा, वो हो सकता है स्पाइन की वजह से हो। हाँ हाँ सर, ठीक, हम आपको पैरों रिपोर्ट भेजेंगे तब बात करेंगे, हाँ, ठीक है उनके सर। पैरों में सुन्नपन आ सकता है, पैरों में मतलब ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते होंगे, या हाँ हाँ सर, ये हाँ हाँ। हाँ, और उनके पैर जो होते हैं वो सुन्न हो जाते होंगे, थोड़ा चलते होंगे तो सुन्न होने। हाँ चलिए ठीक है, आप भेजिएगा, फिर मैं देखता हूँ उनके लिए क्या किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट सीताराम सर, आपने हैंड रेस करा है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अमन गुड सर, मॉर्निंग। आवाज जा रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है, वॉइस आ रही है। अच्छा सर, सॉरी पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था, आपने आवाज दी। संजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीताराम जी, बताएं। संजीव सर, मैं सीताराम बनारस से बोल रहा हूँ। जी 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 जी। सर मैं जानना चाहता हूँ थायराइड के विषय में हाँ, कि थायराइड होता क्या है और इसके लिए दवा क्या है? अच्छा, देखिए थायराइड जो है वो ठीक उसी तरीके से है जैसे आपका डायबिटीज है। आप जी अगर सर, आप डायबिटीज को समझते कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। बिल्कुल सर। हाँ, हमारे शरीर में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन को सीक्रेट करती है, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये जी थायरॉक्सिन जी हार्मोन को सीक्रेट करती है। ये आपके गले में तितली की तरीके से होती है, जो गले का जो है ना यहाँ पे होता है, यहाँ पे जी तितली जी के जी आकार जी। की एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि एक थायरॉक्सिन के नाम से उसको जो है सीक्रेट करती है।
ये कभी कभी जब इसमें डिसऑर्डर आ जाता है इस ग्लैंड में, तो ये क्या करती है, जी कभी ज्यादा सीक्रेट करने लगती है, कभी कम करने लगती है। तो उसी हिसाब से ये हाइपर और हाइपो हो जाती है। ठीक है। जी हाँ, जी जब ज्यादा ज्यादा जब सीक्रेट करने लगती है तो ये हाइपो हो जाती है, जो कम करती है तो ये हाइपर हो जाती है। अब देखो, ये आपको उल्टा समझ रहे होंगे आप। हाँ, लोग कहते हैं कि इसे जी जी। ज्यादा कर हाइपर, हाँ, लेकिन जैसे तो ये जैसे करती है। बीपी का तो असर हाँ, उल्टा। और थायराइड के लक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं। कि ये मतलब जैसे हाइपोथायराइड है तो लोग वहां पर जो है मोटे होना शुरू हो जाते हैं, हाइपर है तो पतले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वजन बहुत जी ज्यादा जी किसी का जी बढ़ने लगता है, किसी का वजन बहुत ज्यादा कम होने लगता है, भूख प्यास पे असर पड़ता है, त्वचा जो होती है उसमें खुरदरापन आना शुरू हो जाता है, कई लक्षण ऐसे आते हैं। तो उसमें आपके अपने थायराइड के लिए अपने पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप थायराइड के लिए उस अपना ओमेगा 33, अच्छा ओमेगा 33 अच्छा। थायराइड के अच्छा, पेशेंट वो को। था मतलब जो ग्लैंड है सर ना, हाँ, उसमें सूजन भी जो आ जाती है ग्लैंड ना। था हमने ग्लैंड निकलवा दिया है किसी ने। ग्रैंड निकलवा दिया है। जी सर। हाँ, फिर अब क्या फिर समस्या उस रह रही है, समस्या बताइए। अगर अब उसको समस्या क्या रही है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? ग्लैंड निकलवा दी, उसके बाद भी क्या उसको दिक्कत आ रही है? नहीं, उसके बाद दिक्कत तो नहीं है, ये है कि एक दवा है जो कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, जी तो उसको आप एक काम करिए, उसकी दवा को चलने दीजिए, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड को ही निकाल दिया है। ठीक है। तो जी। उसकी दवा को आप डिस्टर्ब मत करिएगा, उसमें आप अपना ओमेगा ऐड कर दीजिए। ठीक सर, ठीक ठीक सर। बढ़िया काम थैंक करेगा यू उनका सर। शरीर। हाँ, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड वीके शर्मा सर, आपने हैंड रेस किया है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमर सर। आपने मुझे नेशनल पैनल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए गुड मॉर्निंग, चरण बंदन प्रणाम करता हूँ। और सर जो है कि आज के संजीव सर को जो है चीफ गेस्ट संजीव सर को चरण बंदन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। अरे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम भैया, प्रणाम। सर जो है कि मैं ये पूछना चाह रहे हैं कि जी, ओपीसी जो है सुबेरे खाना है, बासी मुंह है कि शाम को खाना खाने के बाद खाना है? देखिए, ओपीसी का सेवन जो है सुबह, बासी मुंह एक सही शब्द नहीं है। आपको सुबह अपना कुल्ला मंजन करके आप जब हो तो आपको खाली पेट खाना है। खाली पेट? हाँ, खाली पेट 3 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ सेवन करना इसका सही तरीका है। 3 कैप्सूल एक टाइम? हाँ, 3 कैप्सूल आपको एक टाइम लेने होते हैं, वन टाइम बस। इसीलिए इसीलिए ये 1 मंथ का कॉम्बिनेशन है। इसमें 90 कैप्सूल होते हैं। अब आप ओपीसी को देखेंगे, उसमें 90 कैप्सूल होते हैं। वो 90 इसीलिए होते हैं कि जब 3 आप पर डे कंज्यूम करेंगे तो 30 या 90 यस यानी 30 दिन चलेंगे। हाँ सर, यस सर, बोलिए। जी, जी। बस, आपने जो क्वेश्चन किया उसका यही आंसर है कि आप सुबह लीजिए। और कोई बात कहनी हो तो बताइए। यस मतलब सर, खाने बासी का मुंह लेना है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत सुबह बहुत खाली पेट। हाँ। ठीक है सर। हम्म। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपने गुरु चुनीला सर को गुड मॉर्निंग करता हूँ। हमारे गुरु के गुरु महान गुरु गोपाल अवस्थी सर को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। और जो है कि गोपाल अवस्थी सर को चरण बंदन गुड मॉर्निंग पड़ा, बी एस सर को चरण बंदन गुड मॉर्निंग पड़ा, और सभी महान गुरुओं को चरण बंदन गुड मॉर्निंग पड़ा, और छोटे को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रमोद शर्मा सर, आपने हैंड रेस करा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर। आज के चीफ गेस्ट संजीव सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये महाराष्ट्र में एक इंजीनियर्स हैं, उनका जो दाहिने हाथ का पसली है, बैडमिंटन खेल रहे थे पहले तो उतर जाता था, फिर बीच में 2-3 साल ठीक था। गाड़ी में जो हैंडरेल होता है, पकड़ा जाता है, उसको पकड़ के जा रहे थे तो फिर उखड़ गया। तो उस डॉक्टर ऐसे अंग्रेजी दवाई चला रहे हैं और डॉक्टर ने बांध दिया है, हाथ को ऐसे झुला दिया है। तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट दिया जा सकता है कि जो स्ट्रांग हो जाए, बार बार ना उखड़े?
उसमें अपना कैल्शियम लीजिए। ये उसकी पसली है ना, पसली दाहिने हाथ की, दाहिनी साइड की, यानी रिब्स, जो उसकी रिब्स है, पसली को रिब्स कहते हैं, जो रिब्स है वो स्लिप कर जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। डिसलोकेट हो जाती है। तो देखिए उसमें क्या है कि बेसिकली हमें उसमें दो तरीके से काम करना पड़ेगा। इसमें हड्डी हड्डी है, लेकिन होता क्या, हमारे सारे अंग जो है वो पर्दों में है, तो उसका पर्दा वहां का कमजोर हो गया है। जो उसकी मांसपेशियां हैं आसपास की, वो हमारा सारे अंग जो है वो पर्दों में है। जैसे हार्निया होती है तो पर्दा फट जाता है, आंत निकलने लगती है बाहर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी रिब्स हैं अंदर, उनके ऊपर भी झिल्ली चढ़ी होती है, तो उस झिल्ली को मजबूत करने की जरूरत है। तो उस झिल्ली को मजबूत करने के लिए और उन पसलियों को भी मजबूत करने के लिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर ही जो है उसको मजबूत करने के लिए, अपना कैल्शियम जो अभी नया लॉन्च हुआ है ना, जो च्यूबेल टेबलेट जो आप चबा के खाएंगे, वो उनको जो है आप रिकमेंड करिए और अपना स्पारुलिना दीजिए। सिर्फ दो ही यही चलाएंगे सर? हाँ, दो चलाइए। जो सीए करके मिल रहा है कैल्शियम, हाँ, जो जो अभी 1100 रुपए डीपी का आया है। HMB नहीं ना चलाएंगे सर इसमें? देखिए अब ये देख लीजिए, आप HMB भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपनी अपनी समझ की बात है। देखो हर आदमी का हर प्रोडक्ट पे महंगा और सस्ता एक अलग चीज है। मेरा इस दरअसल ये प्रोडक्ट मतलब ये च्यूबेल फॉर्म में नहीं था, ये डिब्बे में आता था। इसको हमने कनाडा से मंगाया था। जी। एक हमारे मित्र थे, उनके हाथ की कलाई टूट गई थी, तो वो मतलब जुड़ी नहीं रही थी, बहुत कई बार प्लास्टर हुआ उसका, और उस कैल्शियम के 2 डिब्बे से वो हड्डी जुड़ गई थी। तो ये उसी का फार्मूलेशन है। इसकी बहुत दिन से वेट हो रहा था इंडिया में, ये लॉन्च हो जाए। तो कैसे तो खाना है ये? मैंने ये खाने का ये कुछ नहीं है। आपको सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद एक टेबलेट को आपको मुंह में डालना है, चबाना है, च्युइंगम की तरीके से खा जाना है। इसको खाने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। स्पाइरुलिना? स्पारुलिना जो है, आप अगर देखा जाए तो आपको 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम लेने चाहिए। अच्छा। हाँ, 2 सुबह 2, सही डोज स्पारुलिना का यही है। तो आप देखिए कितने दिन तक चला देना है सर इसको? आज देखिए टियान्स का कोई भी प्रोडक्ट आप किसी को भी दें, तो कम से कम उसे ये सलाह दें कि भाई साहब इसे जो है आप 6 महीने कंटिन्यू करें, मिनिमम 6 मंथ कंटिन्यू करें, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये कोई दवाइयां नहीं हैं। ये धीरे धीरे आपके शरीर की कमियों को दूर करते हैं और उससे आपको फायदा होता है। अक्सर यही होता है कि लोग अति उत्साह में हमारे प्रोडक्ट्स को, हम कैल्शियम तो आप 6 महीने सलाह दें। जैसे मान लीजिए आप किसी को ओपीसी की सलाह दे रहे हैं, अगर आप किसी को आपके टी पॉली की सलाह दे रहे हैं या जिंक की सलाह दे रहे हैं या मल्टीविटामिन की सलाह, तो कम से कम उसे 3 महीने के लिए कन्विंस करें। उसे पहले ही बात करें कि भाई साहब 3 महीने खाइए कम से कम। ये करने से क्या होगा, चौथे महीने आपको नहीं बोलना पड़ेगा उसको खाने के लिए, चौथे महीने वो अपने आप मंगा के खाएगा। और जिसने 1 आध महीने खाया, उसको आपने पहले से अगर नहीं ये चीज बताई, और तो वो 1 महीने में बोलेगा अरे साहब कुछ फायदा नहीं हुआ, और वो छोड़ सकता है उसे। हाँ, उसको कायदे की बात बताइए, जिससे कि जो आदमी खाए। असल बात क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में एक आदमी बोल दिया खा लो, एक आदमी फिर वो आदमी बुराई करता है, खुद भी नहीं यूज करता, दूसरों को भी मतलब करता है कि यार हमने खाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप अपनी तरफ से 3 महीने खाएंगे तो उसको वो खाएगा तो उसको फायदा होगा ही होगा। आप समझ लीजिए टियान्स का कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू सही प्रोटोकॉल के साथ, जो मात्रा बताई गई है, जो तरीका बताया गया है, उस तरीके से अगर 3 महीने कंटिन्यू लेता है, तो चौथे महीने वो मक्कार ही हो, एक अलग बात है, लेकिन वो आदमी ये नहीं बोलेगा आपको कि भाई साहब आपने दिया हमको फायदा नहीं हुआ, फायदा होगा। सर थायराइड में सिर्फ ओमेगा ही रिकमेंड हाँ करेंगे? हाँ, थायराइड में आप ओमेगा रखेंगे। उसको खाने का क्या तरीका है? ओमेगा को रात को सोते समय जो है 1 कैप्सूल गर्म गुनगुने पानी के साथ लेना है। बस एक ही? 30 कैप्सूल होते हैं। हाँ, 30 कैप्सूल होते हैं, एक ही लेना होता
अच्छा, थैंक यू सर। ओके, देखो एक बात थैंक और यू। भी सुन लो हेलो। हाँ, सुन आप रही ओमेगा के साथ उसको देखो, थायराइड में जिंक का भी बहुत बड़ा रोल है। है जी। हाँ, उसे ओमेगा के साथ आप जिंक भी दे सकते हैं, 2 कैप्सूल सुबह अगर, और 2 कैप्सूल शाम। जिंक का ओके। जो डोज है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम का है एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए 1 सुबह 1 शाम। अच्छा सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा ओके। बताया, थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you. And next, Sunita ma'am, good morning. अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Good और morning, ma'am. एचएसटी इंटरनेशनल पैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और आज हमारे चीफ गेस्ट संजीव सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग मैम, बहुत गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, गुड मॉर्निंग सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। और आपने तनाव के बारे में कि एस्ट्रेडेटिव जो तनाव होता है उसकी वजह से हमारे सेल्स कैसे डेवलप कर जाते हैं और जो कि बहुत सारी बीमारियों में आ जाते हैं। और जैसे कैंसर है, ये भी क्या है, सेल्स की ही प्रॉब्लम्स है। और दूसरा कि हार्ट की क्या प्रॉब्लम, हार्ट में जो प्रॉब्लम आपने समझाई वो भी बहुत अच्छा लगा कि सूजन की वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम आती है। ये भी सर बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और सर आज बहुत जानकारी दी। मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि एक बच्चा है, मतलब हो गया उसको 30-20 साल की एज है उसकी, और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में उसकी प्लेट पड़ी है, मतलब टखनी के नीचे, पैर में नी के नीचे उसका वो एक्सीडेंट हुआ। उसकी जो पैर की हड्डी है वो टूट गई है और उसकी प्लेट डली हुई है। उसके प्लेट डले हुए भी 7-8 साल हो रहे हैं। और उस प्लेट में से भी जो पता नहीं क्या हुआ है कि एक साइड से एक होल है जिसमें से पानी रिसता रहता है। तो ये क्या समस्या है? डॉक्टर कहते हैं देखिए जब प्लेट ये, निकलेगी। हाँ ये सही कहते हैं। देखो ऐसा है, वो टेक्निकल मामला है ये, हम्म, इसको आप किसी उससे नहीं रिलेट कर सकते। जो ऑपरेशन हुआ है उसका किसी वजह से प्लेट का बोल्ट जो है वो हिल गया है। अच्छा जो अच्छा है अंदर अच्छा। अंदर जो प्लेट लगती है, नट लगते हैं, बोल्ट कसे जाते हैं। हाँ जी। इसीलिए तो किसी को जो भी प्लेट पड़ी हुई है या कोई रॉड डली हुई है उसे बीसीएम हम्म करना मना है। बीसीएम क्या करेगी, उस बोल्ट, जो बोल्ट लगे उनको हिला देगी, क्योंकि हम्म है साथ इतना बड़ा उसका मतलब जो है वाइब्रेशन इतना ज्यादा हाई होता है उसका। हम्म, समझ लीजिए कि तो वो प्लेट्स को हिला, तो उसकी कहीं न कहीं चलने फिरने में या धक्का लगने में या कुछ भी हुआ है, उसकी जो प्लेट है उसका बोल्ट जो है वो हिल गया है। वो वहां से डिस्टर्ब, वहां से वो पानी आएगा, वो प्लेट उसे निकलवानी पड़ेगी तभी उसकी समस्या दूर होगी, वरना दूर नहीं होगी। अच्छा सर, ये बात है। और तो सात इसमें आठ हम साल हो हम गया लोग जो तो कैल्शियम, हाँ कैल्शियम यूज करा सकते हैं हम बराबर? देखो कैल्शियम, आपको ने कैल्शियम की ट्रेनिंग्स भी सुनी होंगी। कैल्शियम हमारे जीवन का आधार है। 121 डिजीज काज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम तो एक ऐसी चीज है, कोई स्वस्थ व्यक्ति खा सकता है, उस बच्चे को दे सकते हैं कैल्शियम, बहुत बढ़िया है, उसकी हड्डी को मजबूत करेगा, अंदर कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है उसको सही करेगा। कैल्शियम तो एक मतलब एक कॉमन प्रोडक्ट है जो एक, ये एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है हमारे सामने, हम किसी को, आप कुछ भी किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हो, कोई भी, चाहे हार्ट की कर रहे हो, चाहे किसी महिला को उसके कोई गायनोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको लेकर के कर रहे हो, या आप कोई किसी भी प्रकार की समस्या का इलाज कर रहे हो, तो आप अगर उसके साथ कैल्शियम ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा। कैल्शियम हमारे जीवन और का आधार है। जी। तो कैल्शियम आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं, कैल्शियम खाए। लेकिन जो अच्छा इसकी सर एक, समस्या है, जो पानी रिस रहा है, वो हाँ उसकी हाँ, जो है वहां पे दिक्कत हो गई है, वो उसकी प्लेट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो प्लेट निकालनी पड़ेगी तब जाकर सही होगा। और प्लेट से निकलवा भी देनी चाहिए, 7-8 साल हो गए हैं तो। हाँ 7-8 साल हो गए। सर एक हम्म। चीज और है कि क्वेश्चन और है मेरा। हार्निया की जो समस्या होती है डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन के लिए रिकमेंड करते हैं और उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। हार्निया का देखो ऑपरेशन है। देखो है क्या, हमने अभी अभी बीच में एक लोगों को बता रहे, उसमें हार्निया का जिक्र किया था। हम्म, दरअसल हार्निया क्या है, हमने बताया कि हमारे अंग जो है वो पर्दों में है। तो जो हमारी आंत के ऊपर भी एक पर्दा चढ़ा होता है, ये पर्दा जो है किसी भी वजह से जब थोड़ा सा फट जाता है तो आंत झांकने लगती है बाहर की ओर। हाँ तो जी। कुछ लोगों को ऐसे फूल जाती है आंत वहां पे।
तो हाथ रख लेते हैं तो वो आंत फिर अंदर चली जाती है, या बर्फ की टिक्की रख दो उसके ऊपर तो वो फिर अंदर चली जाती है। हाँ, ये प्री स्टेज होती है। अब अगर ये स्टेज है तो यहाँ पर उन पर्दों को मजबूत करने के लिए अपना ओपीसी और स्पारुलिना बहुत अच्छा काम करता है। ये अंदर पर्दों को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर देता है, उसको रिपेयर कर देता है, रिपेयरिंग का काम करता है अंदर जा करके। तो अगर वो झांक रही है तो आप उसे ओपीसी और वो रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फट गया है, मतलब पर्दा ज्यादा फट गया है, तो जब ज्यादा फट जाता है तो आंत उतर जाती है नीचे की ओर, अंडकोश की तरफ जाकर इकट्ठे हो जाती है। उसमें लोग बेल्ट बांधते हैं, ये जो करते हैं। फिर उसका जो देखा जाए अगर टेक्निकली हार्निया का, तो हार्निया का वैसे तो हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल के क्षेत्र में हैं, हम उन्हें बहुत कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। बट हार्निया का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो जाली बांधनी पड़ती है, उसको ऑपरेट करके उस पर वो पर्दा जहाँ फटा हुआ उसके ऊपर एक जाली बांध देते हैं, कृत्रिम जाली होती है, वो बांध देते हैं, वो रुकी। जी और सर। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जाली भी कभी कभार, जैसे किसी को खांसी बहुत आई, उस खांसी की वजह से भी जो है कभी कभी वो जाली फट जाती है। जाली भी उसके जो पर्दे से ही बांधी जाती है, तो वहां से जहां से बांधी जाती है वहां से वो हिल जाती है, तो फिर से वो जाली फट जाती है, तो फिर वो हाथ झांकने शुरू हो जाती है। तो उसे फिर वही मैंने ऑपरेशन देखा है करा के कई जाली बंधवानी पड़ती है। हाँ, वो जाली बंधवानी पड़ती है उसको। तो हार्निया टेक्निकली ये कुछ चीजें ऐसी हैं। देखो, न्यूट्रासिटिकल्स का जो रोल है वो बेसिकली अंदर की मजबूती के लिए है। जैसे आर्गन डैमेज हो रहे हैं, अब वो जैसे पर्दा है, जैसे झांक रहा है, मतलब आंख झांकना शुरू हो गई, शुरुआत यहीं से होती है, पहले एकदम से नहीं पर्दा फटता है। तो अगर उस स्टेज में हम लोगों को यही समझाने का प्रयास करते हैं, लोग जो है जब उन्हें हमारी जरूरत है तो वो भागते रहते हैं डॉक्टरों के पास। यही चीज को हमें समाज में मीटिंग्स करके, अपने नॉलेज को बढ़ा करके, हमें समाज में यही चीजों को लोगों के दिमाग में सेट करना है। भाई आज एलोपैथ में लोग भागते चले जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं कि आज के आज हो गया है, इसके पीछे बड़ा काम किया है लोगों ने। ऐसे ही हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि चीजों को बदलना है। तो हमें लोगों के दिमाग में ये पैदा करना है कि हम आपके लिए शुरुआती अवस्था में अगर आप हमारे पास आ जाते हैं तो हम आपको वहां नहीं पहुंचने देंगे जहां आप जाने वाले हैं। भाई आज हमारा एक सिद्धांत एक्चुअली है सर कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि जब कोरोना आया था तो वो बहुत खाली थे घर में, तो उन्होंने खूब एक्सरसाइज की, उसी दौरान ये हुआ है। तो अब डॉक्टर ने कहा है कि आप ऑपरेशन करवाइए। और हाँ, अब देखो, हार्निया के पेशेंट को कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। हैं? अब पहली बात तो हार्निया का ऑपरेशन हुआ तो उसको एक्सरसाइज मना ही है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नहीं, पहले नहीं था। कोरोना टाइम में खाली बैठे थे तो बस एक्सरसाइज, उन्हें लगा कि हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा अच्छा, तब सकते हैं। तब तो तब तब उनको, अच्छा, तब उनको जो है हार्निया की शिकायत नहीं थी। हाँ, नहीं थी। उसी के बाद फिर ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ये हार्निया हुआ। मतलब हाँ, कहीं तो उन्होंने, प्रेशर पड़ गया होगा, भ्रामरी हाँ, वगैरह या कुछ भी वो करते होंगे, गलत गलत तरीके भस्त्रिका से। वगैरह करते होंगे। देखो, एक्सरसाइज में सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है योगा। हाँ, हम्म और योगा में आप अपना मतलब वो करिए, मेडिटेशन करिए, सांस लीजिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति ये करिए। अब उन्होंने कुछ ज्यादा किया, किस तरीके से, तो उनकी आंत खिंचा हुआ है, वो पर्दा फट गया है। अब तो उन्हें ऑपरेशन, अब उनको ये देखना उनकी आंत उतर रही है कि आंत झांक रही है, देखिए अब उनका अल्ट्रासाउंड तो हुआ होगा ना, हाँ, तभी तो हुआ पता तो है चला। अल्ट्रासाउंड। हाँ। अल्ट्रासाउंड हुआ है उनका, तो उनका हो गया है। अल्ट्रासाउंड, और बाकी उनसे आप ये बात करिए कि आंत उनकी उतर रही है क्या। हाँ, उतर रही है सर। हाँ, उतर रही तो फिर उन्हें ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ेगा, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैंने ये कहा कि कम खाना खाइए और एफर्ट्स का, अभी जब तक नहीं नहीं, डॉक्टर कर देखो, रहे हैं तब तक देखो, एफर्ट्स वगैरह देखो, लीजिए, ऐसा कम है, खाना खाइए, आंत लिक्विड आ- फूड पीजिए। आंत जो है वो हमारे उसमें मूवमेंट कर चलती रहती है, आंत रुकती नहीं है, आंत मूवमेंट करती रहती है। आंत का मूवमेंट जब कम हो जाएगा तभी आपको दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, आपको कब्ज बनना शुरू होगा, आंत का मूवमेंट रुक गया, या कम हो गया, मूवमेंट स्लो हो गया, तो कब्ज की समस्या बनेगी। आंत जो होती है एक अपने रेशियो में चलती रहती है, ऐसे शरीर में रोल करती रहती, चलती रहती है। तो वो आंत जब जो है, जब वो उस एरिया में प्रेशर, तो इसमें तो ये प्रिकॉशन लेने ही पड़ते हैं, अगर कि उनको ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, लिक्विड पे रहना है। लेकिन अगर आंत उतरने लगी एक बार, तो ये प्रक्रियाएं काम नहीं आती। ये प्रक्रियाएं तब काम आती है जब शुरुआती स्टेज होती है, यानी जब आंत झांक रही होती है। उतरने लगी है तो अब जैसे उनकी उतर जाती है, तो उनको एक चीज ये बता सकती हैं आप कि एक उनके घर में फ्रिज होगा, बर्फ की कोई नहीं, तो टिक्की
जैसे उतरे आंत तो वहीं पे रख ले, तो वो क्या करेगी, खींच लेती है अंदर। बर्फ जैसे ठंडा होता है तो आंत अपने आप सिकुड़ के सट से अंदर आ जाती है, जैसे नीचे उतरती है वो अपने आप खींच के अंदर आ जाती है। ये एक सही प्रक्रिया है। जब से भी आंत उतरे तो उनको वहां पे बर्फ रख लेना है। जैसे बर्फ रखेंगे 2 मिनट के अंदर आंत जो नीचे है वो खींच के सब ऊपर आ जाएगी। जी ठीक है, हम्म। थैंक यू सर। और और एक बाकी चीज और है जो हाँ 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 एक मैंने समस्या बहुत लोगों को देखी भी है, और ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है लोगों में। आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ठीक है सर, हाँ, कोलेस्ट्रॉल आंखों के के पलकों के स्पॉट आ ऊपर जाते हैं आंखों साइड में। नहीं नहीं में, सर, तो वो अपना मांस टाइप से लटक जाता है हाँ आंखों के हाँ हाँ ऊपर, हाँ, मतलब। जिन वो कोलेस्ट्रॉल स्पॉट ही बोला जाता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा होता है उनके ये हम्म। समस्या होती है। तो आप उनको अपना कोलोलेस है दीजिए। कॉलिलिस दें, अच्छा सर। कोलोलेस तो उसे, बेस्ट प्रोडक्ट है। तो अच्छा अच्छा आप उसको कोलोलेस को दीजिए। हाँ। अच्छा। और अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल उनसे कहिए कि कम से कम 5 से 10 ml डेली सुबह सेवन करें। देखिए उनके वो स्पॉट अच्छा गायब हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, मतलब पीने के लिए बोले कि 5 से 10। अरे 10 ml बोलिए कि कम से कम 10 ml सुबह खाली पेट। अपना देखो, वर्जिन कोकोनट ऑयल अमृत है, ये गव्य है। इसका इसकी इसकी मतलब फायदों की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। ये अमृत के समान है जो वर्जिन जी कोकोनट जी ऑयल है। जी जी इसका अगर कोई सेवन कर पाता है, अगर बच्चों को जी। ये दिया जाए तो ये बच्चों के आईक्यू लेवल को इतना बढ़ा देता है। आप देखिए पूरे पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल कहाँ का ज्यादा है, केरल का। बंगाल में, केरल में। हाँ, क्योंकि वहां पर वो नारियल की ही उस तेल से सब्जी बनाते हैं, उसी से पराठा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, उसी को नारियल का सेवन करते हैं वो। तो उनका बहुत तो ज्यादा। अगर बच्चों को दिया जाए, और बड़े भी ले सकते हैं, तो ये मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई नारियल तेल का सेवन करता है, वर्जिन कोकोनट, दांत नहीं गिरेंगे उसके, बहुत लंबे समय तक उसके दांत नहीं खराब होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। सर एक जो वो जो स्पून होती है अपनी, टेबल स्पून, तो उसी से मतलब 1 टेबल स्पून ले लें, बस उतना ही में टेबल बहुत रहेगा सुबह। टेबल स्पून नहीं, अपना जो ढक्कन है ना, जो वर्जिन कोकोनट की ढक्कन लगा होता है ऊपर बोतल का, हाँ 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 वो जी। एक ढक्कन ले बस खाली। अच्छा अच्छा, ठीक है एक सर। ढक्कन भर के थैंक वो ले। हाँ। थैंक यू सर, आज मैंने आपको बहुत सारे थैंक क्वेश्चन यू पूछ लिए, मैम, थैंक यू थैंक यू। सर। कोई नहीं, मैं दिन भर यही थैंक करता यू रहता सर। हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू थैंक टू यू ऑल सर, ऑफ यू, जितने भी थैंक यू मन सर। पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं सभी को थैंक यू। एंड बहुत शानदार ट्रेनिंग आज की रही संजीव सर की, और सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है उनसे। और थैंक यू सो मच संजीव सर, आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू संजीव सर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सर, गुड थैंक नाइट यू। सर।